हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए प्रग्नेश कानाबार ओवर हियर। ये वीडियो इंटर सीए ऑडिट आरटीपी के लिए है। दिस वीडियो इज फॉर इंटर सीए ऑडिट आरटीपी नवंबर 22 एंड बहुत ही स्मार्ट तरीके से वी आर गोइंग टू कवर दिस बिकॉज मैं आपको आरटीपी के साथ साथ आई विल ऑल्सो गिव यू अ सिनॉप्सिस। यस दोस्तों, दिस सिनॉप्सिस विल गिव यू एग्जैक्ट रेफरेंसेस की पॉइंट्स कहां से आए मॉड्यूल से एंड विच काइंड ऑफ कंसेप्ट दे हैव कवर्ड ओवर हियर। लेक्चर लार्जली इंग्लिश में रहेगा, लिटिल बिट हिंदी विल बी स्पोकन जैसे मैं बोल रहा हूं टू एंश्योर दैट ऑल इंडिया पैन इंडिया लेवल एक्सेप्टेबिलिटी रहे। नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन वी लुक एट दिस इंटर सीए ऑडिट आरटीपी, देन इन दैट केस एक तो दो अमेंडमेंट्स कुछ उन्होंने प्रिंट किया एकेडमिक अपडेट। वन इज विथ रिस्पेक्ट टू चैप्टर 9 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, ऑलराइट, फॉर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड द सेकेंड वन इज अबाउट पेनल्टीज एंड कंपनी ऑडिट को लेके, जिसमें पेनल्टीज में काफी सारे अपडेट्स थे वहां पे। सो स्टूडेंट्स, these things anyways, I'm giving on my app, on my material, free resources, revision videos and audit of items of financial statement. I am going to come out with a full revision video on that. तो उसमें ये चीज अलग से डिस्कस हो जाएगी. So I am not covering up this in the RTP video because you need to know much more than what they have given over here for these chapters. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे आरटीपी का क्वेश्चन बैंक के डिस्कशन के लिए वीडियो इशू किया जा रहा है. सो एवरीवन ओवर हियर लुक एट दिस. इन द आरटीपी क्वेश्चन बैंक सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट केस सिनेरियो दिया है. यू नो दैट आपके पास इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आने वाले हैं एंड इन दैट दे विल आस्क यू टू सॉल्व 5 क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन वन लार्ज केस स्टडी and then one more 5 questions based upon one large case study. फिर कुछ जनरल MCQs होंगे. ऑलराइट, तो इट इज गोइंग टू बी अ मिक्स्ड बैग ऑफ MCQs. अब जब आप ये केस सिनेरियो 1 देखते हो तो पहले तो आप कैसे देखते हो, हाउ डू यू अप्रोच इट? करेक्ट, मैं पहले ये केस स्टडी देखता ही नहीं, स्ट्रेट अवे लुक एट द क्वेश्चंस. अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो ऐसा नहीं है, बट व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन, परवेसिव इफेक्ट, ओके, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, फाइन, कुछ तो ओपिनियन को लेके है, ऑडिट रिपोर्ट, बेसिस फॉर ओपिनियन, ओके, देन एम्फोसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर, जो भी चीज छोटी लगे, क्वेश्चन या ऑप्शन दो में से एक चीज देख लो. ऑलराइट, ओके, एंड देन करस्पॉन्डिंग फिगर्स. सो बेसिकली ये चैप्टर 11 ऑडिट रिपोर्ट जो इंटर सीए मॉड्यूल का टॉपिक है, फ्रॉम देयर दे हैव आस्क्ड दिस एंड as we go through the questions we realize कि काफी सारे कंसेप्ट्स वहां से उन्होंने कवर किए हुए हैं. ठीक है, तो एक बार माइंड सेट हो जाता है कि यहां से क्वेश्चन है. जैसे कि अभी आप केस सिनेरियो 2 देखोगे, देन इन दैट केस सिनेरियो 2 डायरेक्ट केस स्टडी देखो मत, लुक एट द क्वेश्चंस. ऑलराइट, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, ये सब क्या है बेटा? बैंक ऑडिट से. ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम बैंक ऑडिट चैप्टर. करेक्ट, लुक एट दिस स्टैंडर्ड एसेट एंड देन फंडेड नॉन फंडेड लोन का कंसेप्ट. सो वी अंडरस्टैंड कि ये सब बैंक ऑडिट के चैप्टर से है. सो वी आर कवरिंग 2 चैप्टर्स ओवर हियर, वन इज ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर, वन इज बैंक ऑडिट का चैप्टर. बेटा ऐसे करो, ऑलराइट, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग केस स्टडीज, ऑलराइट, इवन इन योर एग्जाम्स, ताकि माइंड सेट हो जाता है. ओके, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम लुक एट वन केस स्टडी के क्या क्वेश्चंस है एंड अकॉर्डिंगली यू गो अहेड. चलो, सो आई एम ट्राइंग टू एंश्योर दैट ये वीडियो का लेंथ जितना छोटा रहे उतना बेटर है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैंने बैक वर्किंग इतना सारा किया हुआ है दैट वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग इन डिटेल. ओके, so when you look at this case scenario 1 over here, let us start reading. Sam and Company, a chartered accountant firm, is in the process of finalizing the audit of Health and Wealth Limited, which is a company listed on Bombay Stock Exchange. ऐसे जैसे आप फटाफट एग्जाम में पढ़ते हो ना, वैसे मैं रीड कर रहा हूँ. Health is Wealth Limited has made its presence felt in over 10 countries, including India, making it a leader. ये थोड़ा ऐसा केस स्टडी में होता है, 3-4 lines they just try to write too much, which may not be of any use. Correct. Then Sam and Company, being a very reputed firm, was appointed for the statutory audit. ठीक है. Engagement partner CAA and her team of 8 members have conducted the audit in an efficient and effective manner. The senior manager in the team CAK is of the opinion that they have obtained sufficient and appropriate audit evidence. They have obtained sufficient and appropriate audit evidence, which concludes that misstatements individually or in aggregate are material but not pervasive to the financial statements. All right. अब आपको पता है ऑडिट ओपिनियन बनाने के लिए, आई एम अज्यूमिंग ओवर हियर कि बाय द टाइम यू आर लुकिंग एट आरटीपी, बेटा आपके ओपिनियन कंसेप्ट्स एंड बाकी सब एटलीस्ट ऑडिट सब्जेक्ट यू हैव रेड इट वंस, तब आप आरटीपी देख सकते हो. तो ऑडिट ओपिनियन बनाने के लिए आपके लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक तो एविडेंस ऑब्टेन्ड और नॉट. सेकंड, अगर एविडेंस ऑब्टेन्ड है तो मिसस्टेटमेंट्स है, तो फिर उसका इफेक्ट क्या है? मटीरियल है कि मटीरियल बट नॉट परवेसिव, मटीरियल एंड परवेसिव, व्हाट इज दैट इफेक्ट? ऑलराइट, एंड देन अगर एविडेंस नहीं मिला तो फिर उसका क्या इफेक्ट है? मटीरियल बट नॉट परवेसिव कि मटीरियल एंड परवेसिव. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर नहीं है, करेक्ट, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है आरटीपी सॉल्व करने का.
देन इन दैट केस इट इज बेटर दैट आप मेरे ऑडिट ओपिनियन के वीडियोस देखो, वेयर आई हैव एक्सप्लेन दीज थिंग्स इन ग्रेट ग्रेट डिटेल्स. 10 मिनट वाला शॉर्ट वीडियो नहीं मिलेगा. यू विल सी थिंग्स इन ग्रेट ग्रेट डिटेल्स ऑन माय यूट्यूब चैनल वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट ऑडिट ओपिनियन. यू कैन गो थ्रू दैट. ओके, पर यहां पे तो ऑब्वियसली जो आंसर है और जो कंसेप्ट है मैं उसके ऊपर ही पढ़ा के आगे बढ़ जाऊंगा. One of the article clerks, Mr. N, is a fresher and this audit is his first experience as an auditor in a limited company. He is a sharp boy and has grasped all concepts and techniques very well. However, the term pervasive confused him, so CA patiently explained to Mr. N the pervasive effect on the financial statement as per auditor's judgment. He explained that pervasive effect on the financial statement are those that in auditor's judgment are, एक मिनट, pervasive effect यानी क्या? जो major part of the financial statements cover कर ले. ऑलराइट, जो कोई स्पेसिफिक आइटम्स के रिलेटेड ही ना हो एंड इट कवर्स मेनी आइटम्स. एंड अगर कुछ स्पेसिफिक रिलेटेड आइटम्स के साथ हो तो वो आइटम इतनी बड़ी हो दैट इट रिप्रेजेंट्स मेजर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जैसे कोचिंग क्लास कंपनी में एडमिशंस ऑफ द स्टूडेंट्स अगर गलत चला गया तो इट रिप्रेजेंट्स मेजर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. करेक्ट. फिर अगर लेट अस से गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही वायलेट हो गया लेकिन वो लोग फिर भी गोइंग कंसर्न बेसिस बना रहे हैं, माय गॉड, रिप्रेजेंट्स मेजर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. करेक्ट. सो लुक एट दिस. परवेसिव इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, ये अभी क्लियर हो गया. आप देखेंगे कि इसमें से कौन से पॉइंट्स करेक्टली बोले उन्होंने. परवेसिव इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दोस दैट इन ऑडिटर्स जजमेंट आर नॉट कन्फाइंड, नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स, अकाउंट्स और आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. परफेक्ट. अगर आप लिमिट करने भी जाओ, यानी अगर आप गिनने भी जाओगे कितनी आइटम्स पे इंपैक्ट आ रहा है, तो आपको पता चलेगा दैट मेजर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल कवर हो गया. इफ सो कन्फाइंड इट कुड रिप्रेजेंट सब्सटेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑलराइट. एंड ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स है जो फंडामेंटल है यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो ये 1, 2 एंड 3 जब ये चीजें गलत हो जाती है तो ऑब्वियसली दैट इज कॉल्ड एज अ परवेसिव इफेक्ट. पर जो फोर्थ पॉइंट है वो बराबर नहीं है. आर कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट्स, नहीं, दे आर नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक आइटम्स. वो ऐसी चीज है जो मेजर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करे. सो फोर्थ बराबर नहीं है. ऑलराइट. Mr. N understood the term well and thanked CA for clearing all his doubts. CA disagreed with CA that they have obtained sufficient and appropriate audit evidence, which concludes that misstatements individually or in aggregate are material but not pervasive to the financial statements. Alright, तो CA बोल रहा है कि यार उसे नहीं लग रहा है कि sufficient and appropriate audit evidence मिला है. So entire team ने बहुत सारे discussions किए and they finally reached a conclusion. They concluded that they have obtained reasonable assurance that financial statement as a whole are free from material misstatements whether due to fraud or error. That conclusion took into account. अभी ये भी चैप्टर 11 ऑडिट रिपोर्ट का कंसेप्ट है कि जब आप कंक्लूजन बना रहे हो whether financial statements are free from material misstatement or not, तो आपको एनालाइज करना चाहिए whether एविडेंस मिला है नहीं मिला है, एंड अगर एविडेंस मिला है एंड कुछ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स है तो उसका क्या इंपैक्ट है, एंड काफी सारी चीजों का इवैल्यूएशन करना चाहिए. तो ये तीनों पॉइंट बराबर है. देन नेक्स्ट, Auditor's report was prepared in writing and it was decided that an unmodified opinion would be expressed. जब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि एविडेंस मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट, देन इन दैट केस अनमॉडिफाइड ओपिनियन इज फाइन. द फर्स्ट सेक्शन, जो पहला पैराग्राफ होता है ऑडिट रिपोर्ट का, इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स ओपिनियन एंड हैड द हेडिंग ओपिनियन, बराबर है, ओपिनियन हेडिंग बराबर है. फॉलोइंग द ओपिनियन सेक्शन वाज अ सेक्शन विद द हेडिंग बेसिस फॉर ओपिनियन, ये बराबर है कि पहले ओपिनियन पैराग्राफ होता है एंड देन यू हैव बेसिस फॉर ओपिनियन. गुड. When expressing an unmodified opinion on the financial statement, auditor's opinion used the phrase, in our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view. बराबर है. या तो इसकी जगह पे वो लोग ये भी यूज कर सकते थे, और presented fairly, they present fairly. ये भी phrase allowed है यूज करना. Alright. During the audit team had observed that there was uncertainty in health is wealth limited relating to future outcome of a regulatory action. So a paragraph was included in the auditor's report that referred to this matter, which was appropriately disclosed in the financial statements, and that in auditor's judgment was of such importance that it was fundamental to the user's understanding of the financial statement. देखो, ऑडिट टीम ने देखा कि यार कुछ एक आइटम है जिसमें कुछ रेगुलेटरी एक्शन को लेके कुछ अनसर्टेनिटी. अरे बाबा, कंपनी के फ्यूचर को लेके अनसर्टेनिटी नहीं है, गोइंग कंसर्न तक मत जाओ. एक केस था एंड देयर वाज सम अनसर्टेनिटी विद रिस्पेक्ट टू द रेगुलेटरी एक्शन, करेक्ट, कि एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, तो वो चीज को उन्होंने नोट्स में डिस्क्लोज किया था और इन्होंने हाईलाइट कर दिया. दे जस्ट गिव अ क्रॉस रेफरेंस टू इट. तो एनीवेज मैनेजमेंट ने करेक्टली उसको नोट्स में डिस्क्लोज किया है, एंड इफ ऑडिटर वांट्स टू हाईलाइट इट जस्ट टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि वो अकाउंटिंग मैटर उनको अच्छे से समझ में आए, तो इसके लिए कौन सा पैराग्राफ है, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ.
दोस्तों ये सब कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है देन आपको बहुत डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा, एंड दैट इज अराउंड 50 मिनट्स टू 60 मिनट्स का डिस्कशन दैट यू कैन सी इन अ सेपरेट वीडियो, ऑलराइट, ऑन माय यूट्यूब चैनल इट इज देयर. CAA also determined whether financial statements included comparative information. Comparative information क्या होता है? करंट ईयर प्रीवियस ईयर का कॉलम होता है, तो उसमें जो प्रीवियस ईयर का कॉलम होता है दैट इज कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. ये कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन वाला कौन सा ऐसे है? ऐसे 710. And whether such information was appropriately classified. One team member, Mr. R, was curious to know whether the auditor's opinion referred to the corresponding figures or not, whenever the corresponding figures are presented. CAA explained the circumstances to Mr. R, in which when the corresponding figures are presented, auditor's opinion referred to the corresponding figures. यही corresponding figures previous year का column. Previous year के column के बारे में normally हमारे audit report में बात नहीं होती corresponding figures के case में. ऑलराइट, नॉर्मली हमारे ऑडिट रिपोर्ट में बात नहीं होती. सिर्फ 3 ही सिचुएशंस है वेयर हमारी ऑडिट रिपोर्ट में वी मे रेफर टू द प्रीवियस ईयर का कॉलम. एक तो मैंने खुद ही प्रीवियस ईयर का ऑडिट किया था एंड लास्ट ईयर को लेके कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है जो ये साल फाइंड आउट हुए, which were found this year and they are not rectified by the management and they have a material impact. Then by expressing opinion on the current year मेरे को प्रीवियस ईयर का एक बार रेफरेंस देना पड़ेगा, करेक्ट. देन अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड बाय प्रीवियस ऑडिटर, अनदर ऑडिटर, करेक्ट, तो फिर उसका एक रेफरेंसिंग देना होता है. देन अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनऑडिटेड है, करेक्ट, इन दैट केस ऑल्सो हम रेफरेंस देते हैं, अदर मैटर पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं कि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अनऑडिटेड. ये सब दोस्तों बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है इन SS 710. मेरा पूरा एक बड़ा सा चार्ट होता है इसको लेके, ऑलराइट. सो वी हैव दीज थिंग्स ओवर हियर. चलो इतनी चीजें पता चल रही है, अब फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं. देयर इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग द केस स्टडी आल्सो कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, वो क्वेश्चन के रिलेटेड पैराग्राफ देखो. मतलब एकदम अगर टाइम कम है तो परवेजिव इधर देखा क्वेश्चन में, फिर उधर जाके देखो ऊपर का क्वेश्चन में कि परवेजिव वाला पैराग्राफ किधर है, वो रीड करके फटाफट सॉल्व कर लो. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग इट. बट सिंस वी हैव ऑलरेडी सीन द क्वेश्चन तो हम लोग इसको आराम से देख सकते हैं. लुक एट दिस. CAA ने जो एक्सप्लेन किया था अबाउट परवेजिव इफेक्ट, which of the following combination best answers as explained by CAA? कौन सा combination best answer करता है as explained by CAA over here? First, second and third का combination. Yes. So first, second and third का combination. As you can see over here we have it. Now next, when expressing an unmodified opinion on the financial statement, Sam and company ने ये phrase use किया true and fair view. इसको छोड़ के और दूसरा कौन सा phrase वो लोग use कर सकते थे? Which is the other phrase that they could have used? True and correct, present correctly, no. Present fairly, yes. पूरा देख लेते हैं. Okay. Correct and fair, no. So it is the C point. True and fair भी और presented fairly भी use हो सकता है. Which of the following statement is not included? ये not वाले में ध्यान रखना पड़ता है. Not included in the section with the heading basis for opinion in the auditor's report. So audit was conducted in accordance with accounting standards. It was conducted in accordance with standards on auditing. Then independent auditor is independent of the entity. Ethical requirements, yes, ये तो लिखते हैं. Reference to auditor's responsibility under SS, ये भी लिखते हैं. Auditor believes that auditor has obtained sufficient and appropriate audit evidence, ये भी लिखते हैं. So A point over here, as you can see. Next, a paragraph was included in the auditor's report of Health is Well Limited that referred to a matter which was appropriately disclosed in the financial statement. वो regulatory action वाला, correct, which is fundamental to the user's understanding of the financial statement ऐसी एक matter. तो that is emphasis of matter, वो मैंने वहां पे डिस्कस कर लिया था आपके साथ. Okay. Then next, corresponding figures को लेके, which of these corresponding figures में ऐसे कौन से situations है where in the current year audit report हम लोग previous year के column के बारे में लिखते हैं. I'm telling you, मैं थोड़ा fast जा रहा हूँ because ये RTP वीडियो है. Alright, हर एक वीडियो को उसके context में लिखना चाहिए. I cannot start solving the whole subject over here. ये सब के revision videos या जो भी है मेरे channel पे and everywhere, there are lots of material through which you can understand these things. Alright. तो corresponding figure 710 previous year column का when do we give a reference in the current year audit report? Alright. So look at this. If auditor obtains evidence that a material misstatement exists in the prior period financial statement on which a modified opinion has been previously issued. Last year अगर already modified opinion issue किया था then there was no problem. वो तो current year में rectify नहीं हुआ then there could be a problem over there. Alright. If the auditor's report on the prior period as previously issued included a qualified opinion or disclaimer of opinion and the matter is resolved. Matter resolve हो चुका है,
तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Prior period financial statements are audited by another auditor. Prior period financial statements are not audited. देखो, अगर आपको सी डी दोनों ऑप्शन दिया होता तो प्रॉब्लम नहीं था, बट प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट ऑडिटेड, करेक्ट, उसमें तो कंपल्सरीली रेफरेंस आएगा ही आएगा, एंड वी हैव टू राइट इट इन अदर मैटर पैराग्राफ दैट प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट ऑडिटेड। ऑलराइट, लेकिन ये सी वाली जो पॉइंट है उसमें थोड़ा ऑडिटर के जजमेंट पे छोड़ा हुआ है वेदर यू वांट टू गिव दैट रेफरेंस और नॉट। सो लुक एट दिस, prior period financial statements not audited. Okay, now we move ahead. Look at this case scenario 2. ये केस सिनेरियो 2 में पूरा बैंक ऑडिट के ऊपर है। ऑलराइट, सो जैसे अभी नाउ दिस केस स्टडी आई विल सॉल्व इन अ डिफरेंट मैनर, करेक्ट, जो मैंने आपको डिफरेंट मैनर, जैसे मैंने बताया कि डायरेक्टली क्वेश्चन भी देख सकते हो, समटाइम्स क्वेश्चन एकदम थियरी क्वेश्चन होते हैं विच कैन बी सॉल्व वेरी इजीली, करेक्ट, तो मैंने आपको दोनों आई एम शोइंग यू द डिफरेंट टू डिफरेंट अप्रोचेस। ऑलराइट, सो अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे गया, what are the सब कैटेगरीज ऑफ अ स्पेशल मेंशन अकाउंट। देखो बेटा, कोई भी अकाउंट ओवरड्यू हो जाता है, करेक्ट, तो वो एसएमए कैटेगरी में चला जाता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। देन 0 to 30 इज SMA 0, 31 to 60 इज SMA 1, एंड 61 to 90 ओवरड्यू रहता है, तो दैट इज SMA 2, एंड देन ओवरड्यू मोर देन 90 days it goes to non performing assets। ये बैंक ऑडिट के मॉड्यूल में है, करेक्ट। सो लेट अस सी 0 1 2 0 1 2। ओके, सो 0 to 30 है जो अकाउंट शोइंग स्ट्रेस सिग्नल, ओवरड्यू बिटवीन 31 to 60 एंड ओवरड्यू बिटवीन 61 to 90। 45 40 ऐसा तो है नहीं, अकाउंट्स नॉट येट ड्यू वगैरह नहीं है, अभी तक तो ये ऑप्शन ही बराबर है। सो इट इज ए, लुक एट दिस, फर्स्ट ए। ऑलराइट, ओके, देन ये देखो, इसमें आपको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ एक्वाब्रास प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रिज्म वर्क्स वाज इन द फॉर्म ऑफ, अब आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द ट्रांजैक्शन बिटवीन देम, तो ये पता चलेगा मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन वगैरह क्या हुआ है। ऑलराइट, पहले आपको मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन कंसेप्ट्स वगैरह क्लियर है। मेरा होम लोन होता है, होम लोन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो क्या होता है मॉर्गेज। गोल्ड लोन होता है, मैं गोल्ड मूवेबल प्रॉपर्टी जब लेंडर को देता हूं, व्हेन आई गिव द मूवेबल प्रॉपर्टी टू द लेंडर, करेक्ट, अगेंस्ट दैट आई एम गेटिंग द लोन, सो माय गोल्ड विल रिमेन विद द लेंडर, मेरा जो गोल्ड है वो लेंडर के पास रहेगा, तो क्या होता है प्लेज। कार लोन क्या होता है, हाइपोथिकेशन, मूवेबल प्रॉपर्टी है, मेरा मूवेबल प्रॉपर्टी है, करेक्ट, पर वो मेरे पास ही है, करेक्ट। ओके, फिर असाइनमेंट होता है, एलियन होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह, उसके अगेंस्ट जब आप लेते हो तो दैट इज असाइनमेंट, करेक्ट। एंड लियन इज यू आर गिविंग राइट टू रिटेन टू समवन, कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी रिटेन करके सीज कर सकते हो आप इफ आई डोंट पे। सेट ऑफ क्या होता है, व्हेन यू हैव द डिपॉजिट्स विद द बैंक, आप लोन ले रहे हो, देन आपका जो लोन और डिपॉजिट है दैट दे कैन सेट ऑफ, दैट इज द स्टैट्यूटरी राइट जो बैंक के पास है। ऑब्वियसली आई एम गोइंग फास्ट बिकॉज आई वांट, एंड दिस इज एन आरटीपी वीडियो, आई एम रिमाइंडिंग अगेन एंड अगेन। ऑलराइट, दिस इज नॉट नॉर्मली हाउ आई टीच, करेक्ट, पर ये फटाफट रिविजनरी वीडियो है, दैट इज द रीजन। सो लुक एट दिस, मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन, क्या क्या सिक्योरिटी है, उसके ऊपर ये लोग अपने से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम लोग भी वो देखेंगे। ओके, लॉट्स ऑफ पॉइंट्स ओवर हियर। ओके, एक्वाब्रास, एक्वाब्रास किधर नाम दिख रहा है, क्या दिख रहा है इधर। Miss R, on being instructed by CAQ, verified the securities offered by the borrowers for the bank finance. For a particular customer named Aquabras Private Limited, the security was in the form of delivery of goods by Aquabras to Bharat Bank with intention of creating a charge thereon as security for the advance. डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो गुड्स आपको डिलीवर किए जाएंगे, ऑलराइट, एंड आप मतलब उसके ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो चुका है जिसके बेसिस पे भारत बैंक हैज टू गिव द लोन टू एक्वाब्रास। The legal ownership of the goods remained with Aquabras. Alright. In case of another customer named Prism Works के केस में, अच्छा तो ये डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये तो क्या हो गया, प्लेज हो गया, डिलीवरी कर रहे हैं ना गुड्स का, गुड्स डिलीवर होगा आपके पास। In case of another customer named Prism Works, there was a transfer of a life insurance policy in favor of the bank as a security. Transfer of a life insurance policy यानी बैंक को राइट दिया जाता है that they can cancel the policy in case Prism Works fail, I mean the borrower fails to repay. Correct. The bank had absolute right over the policy. ये है assignment, transfer of right in the name of someone. Okay. So let us see whether we have the option of pledge and assignment. Yes, we have it over here, and let us see over here pledge and assignment.
तो ये बहुत ही फेवरेट रहा है उनका, और मैं पढ़ाते वक्त भी बोलता हूँ बैंक ऑडिट के केस में दैट ये मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट, ये उनका करेक्ट इनकरेक्ट, एमसीक्यू, ब्रीफ आंसर, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस। ऑलराइट, इन योर ओपिनियन इज ट्रस्टवर्दी अ स्टैंडर्ड असेट और अ सब स्टैंडर्ड असेट? तो ट्रस्टवर्दी नाम का एक लोन एडवांस अकाउंट है, वो देखना पड़ेगा कहां पे है। ऑलराइट, सो डू वी हैव ट्रस्टवर्दी? यस। While checking the classification of NPA, Mr. P came across a customer named Trustworthy, whose term loan installment was overdue for 90 days at year end, but it was 100% secured against the office building. Okay, it was overdue for 90 days at the year end. But it was 100% secured against the office building. 100% secured है तो क्या हुआ? Overdue तो हो गया ना for 90 days. The same was classified as a substandard asset. All right. So look at this. In your opinion, is trustworthy a standard asset or a substandard asset? दोस्तों, कब होगा NPA? When it is overdue for more than 90 days. Correct. Okay. ये क्या लिखा है? Overdue लिखा है उन्होंने, was overdue for 90 days at year end. All right. So now everyone over here, क्या क्या ऑप्शन है? Though it is due for 90 days, 100% secure. खाली सिक्योरिटी हो जाने से स्टैंडर्ड एसेट नहीं होगा. Alright. Due for 90 days? No. Due word is not proper. Substandard asset irrespective of the indices. Since it is not due for more than 90 days, it is a standard asset irrespective of the security. Nice options. Alright. So what do you think is the option over here? एग्जैक्ट 90 का नॉलेज चेक कर रहे हो लोग। ओवरड्यू मोर देन 90 डेज पे एनपीए होता है, ये तो ओवरड्यू एग्जैक्टली फॉर 90 डेज है। ऑलराइट, एंड हेंस लुक एट दिस, सिंस इट इज नॉट ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, इट इज द स्टैंडर्ड एसेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिक्योरिटी। ऑलराइट, ओके। नाउ फिर एक और है सुपर 40 नाम का, whether it is correctly classified as a standard asset or not. Look at this, everyone over here. Super 40 had been paying the, there was another customer named Super 40 who had a cash credit account and a term loan with the bank. Super 40 had been paying the installments on the term loan as well as the interest on cash credit account regularly, and there was no overdue amount. Mr. P verified the drawing power of Super 40 and found it to be less than the sanction limit throughout the year. The outstanding balance of Super 40 during the whole year exceeded the drawing. Outstanding balance during the whole year exceeded the drawing power, but it was less than sanction limit. देखो भाई, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट में अगर जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, अगर वो मोर देन ड्रॉइंग पावर या सैंक्शन लिमिट रहता है, ऑलराइट, and if that situation remains for more than 90 days, then in that case, it is classified as NPA. लेकिन समझो कि उसका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो विद इन द ड्रॉइंग पावर या सैंक्शन लिमिट है, देन इन दैट केस देखा जाएगा कि उसने एटलीस्ट इंटरेस्ट अमाउंट पे किया है कि नहीं किया है। बट अगर बॉस यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट पे किया हो छोड़ो, बट द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज मोर देन द ड्रॉइंग पावर, यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। करेक्ट। सो इफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज मोर देन द ड्रॉइंग पावर कंटिन्यूसली, then in that case obviously look at this, super 40 should be classified as NPA, and because उसका एक कैश क्रेडिट वाला अकाउंट एनपीए हो गया तो टर्म लोन वाला अकाउंट भी एनपीए हो जाएगा, बिकॉज अगर वन बोरोवर ने मल्टीपल बोरोइंग फैसिलिटीज लेकर रखी है, इफ वन बोरोवर हैज टेकन मल्टीपल बोरोइंग फैसिलिटीज फ्रॉम द बैंक एंड वन ऑफ द बोरोइंग फैसिलिटीज बिकम्स एनपीए, दैट बोरोवर इटसेल्फ बिकम्स एनपीए, एंड दैट इज व्हाई ऑल द लोन्स आर क्लासिफाइड एज एनपीए। Is Super 40 correctly classified as a standard asset? No, it is not correctly classified as standard asset over here. So look at this. No, since the outstanding balance of cash credit facility exceeded the drawing power for more than 90 days, so both the advances that is term loan and cash credit will be classified as NPA. Correct? NPA का तो भाई बहुत ही बड़ा डिस्कशन होता है। आई थिंक जब हम डिस्कशन करते हैं बैच में तो इट गोज टू अराउंड 70-80 मिनट्स और मे बी मोर देन दैट। ऑलराइट, सो ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी बिग डिस्कशन, तो पूरा डिस्कशन अभी नहीं हो पाएगा। Okay, but you can join the batch for revision videos and stuff where NPA videos obviously are bound to come. बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं। Alright, in my previous video itself मैंने वो announcements किए थे, I don't know whether you are in touch with me or not, तो benefit लीजिए। Which among the following is a non-funded loan
ए भाई लोन देखो दो तरह का होता है, फंडेड नॉन फंडेड। अगर मैंने आपको मनी ट्रांसफर किया तो फंडेड, लेकिन मैंने अगर आपको गारंटी वगैरह वगैरह दिया तो इट इज नॉन फंडेड, करेक्ट। सो लुक एट दिस, डिमांड लोन्स, वो तो लोन मैंने आपको दे रहा हूं ना मैं, बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज पैसा दे रहा हूं, करेक्ट। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट इज जस्ट अ गारंटी गिवन कि भाई ठीक है आप यूके से गुड्स इंपोर्ट करो, मैं गारंटी देता हूं, इफ यू डिफॉल्ट आई विल बी पेइंग, ऑलराइट। सो लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ नॉन फंडेड लोन ओवर हियर। Yes, sir. Yes, sir. Whew. So your big two case studies are done. As we see that they have a tendency of asking case study from a particular chapter and multiple things from that particular chapter. All right. Now, एज पर एस ए 210 जो चैप्टर 1 में पढ़ाया जाता है, चैप्टर 1 के एसेज में प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। प्री कंडीशंस दो होती है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बट शॉर्ट में बोलो तो डिटरमाइन वेदर एंटिटी एक एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड मैनेजमेंट से एग्रीमेंट लेना है रिगार्डिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑलराइट, रिगार्डिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल्स एंड ऑल दैट, and providing information to the auditor and stuff. So as per SA 210, preconditions for an audit do not include which of the following. ये तो देखना ही पड़ेगा whether entity is using an acceptable financial reporting framework. So we have to see do not. So wait for my cross. Responsibilities of management regarding preparation of financial statement, ये तो चाहिए preconditions है, basic minimum requirement है। preconditions का मतलब ये है अगर वो agree नहीं होते then we cannot go ahead. Making available records to the auditor, ऑब्वियसली ये भी आ जाता है प्रीकंडीशंस में। इंटीग्रिटी ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल, सी ये एक क्लाइंट एक्सेप्टेंस प्रोसीजर में होता है ये चीज, बट ऐसे लिखवाते नहीं ना वो, इंटीग्रिटी ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल, ऑलराइट। सो लुक एट दिस, सो सी ओवर हियर इन योर जनरल एमसीक्यूज डी। नाउ एन ऑडिटर साइंस अ फॉल्स ऑडिट रिपोर्ट नोइंगली, बाप रे, which of the following fundamental principles of professional ethics is violated in such case? ऑब्जेक्टिविटी यानी अनबायस्ड तरीके से काम करना चाहिए, अगर आप थोड़े पार्शियल हो जाते हो तो आप बायस्ड हो। इंटीग्रिटी यानी ऑनेस्टी, करेक्ट। प्रोफेशनल कंपिटेंस, ड्यू केयर, आपका नॉलेज, स्किल, एबिलिटी। प्रोफेशनल बिहेवियर, गुड कोड ऑफ कंडक्ट। यार कहना है से अगर आप फॉल्स ऑडिट रिपोर्ट नोइंगली साइन करते हो ऑब्वियसली, देन इन दैट केस आपने पूरा अपना ऑनेस्टी का बैंड बजा दिया। यस, सो लेट अस सी दैट जो स्टूडेंट्स को लग रहा है वही यहां पे है कि नहीं। यस सर, सो यू हैव इट ओवर हियर, इंटीग्रिटी, honesty. Which of the following statement is most appropriate? Audit program, audit plan, audit strategy. तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी, प्लान, प्रोग्राम, आई होप आपको तीनों कंसेप्ट पता है। पहले ऑडिटर को थोड़ा स्ट्रेटेजी एस्टैब्लिश करना पड़ता है, ही नीड्स टू स्टार्ट थिंकिंग कि हाउ ही इज गोइंग टू डू थिंग्स, फिर उसके बाद एक फाइनल प्लान बनता है उसका, करेक्ट। एंड देन यही प्लान को जब वो इंस्ट्रक्शन फॉर्म में डालता है फॉर हिज ऑडिट टीम कि एग्जैक्टली हु इज गोइंग टू परफॉर्म विच प्रोसीजर एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्टफ, ये पूरा जो इंस्ट्रक्शन फॉर्म में अपनी ऑडिट टीम को कम्युनिकेट होता है, दैट इज नथिंग बट व्हाट ऑडिट प्रोग्राम, वेयर नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स एकदम डिटेल में बताया जाता है। सो ऑडिट प्रोग्राम इज नथिंग बट ये जो पूरा ऑडिट प्लान है उसको डिटेल में इंस्ट्रक्शन फॉर्म में डाल के देना ऑडिट टीम के लिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? Audit program is a detailed plan of audit strategy. Audit program cannot be reviewed. Of course उसे review करना ही चाहिए इनफैक्ट टाइम टू टाइम कि अपडेटेड है कि नहीं। Audit program is a detailed plan of applying audit procedures, कि exactly मेरी टीम को मैं बताऊं that how they need to apply the audit procedures, कौन सी प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है is there in your audit plan, and how to apply those procedures जब आप अपनी टीम को पूरा डिटेल में लिख के बताते हो, करेक्ट, that is your audit program. Audit program is relevant for the year for which it is prepared, it is useless for subsequent years. In fact ये साल का audit program can help me to develop the audit program for next year. So everyone, audit program is a detailed plan of applying audit procedure. This statement seems to be most appropriate over here. Yes. A company is engaged in business of obtaining eggs from 1-day-old chicks. Which of the following is not an example of an event or condition that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as going concern? तो ऐसे 570 मटीरियल जो गोइंग कंसर्न को बताता है, वहां पे आपको 3 इंडिकेटर बताए जाते हैं, फाइनेंशियल इंडिकेटर, ऑपरेटिंग इंडिकेटर, अदर इंडिकेटर, जहां पे आपको सर्कमस्टेंसेस, एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए जाते हैं वेयर ऑडिटर में डेवलप अ डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। तो इसमें से कौन सी चीज वो डाउट क्रिएट नहीं करेगी?
मॉर्टेलिटी ऑफ 90% ऑफ लाइफ स्टॉक ऑफ द कंपनी, अगर 90% लाइफ स्टॉक ऑफ द कंपनी अगर डेथ पे है, ऑलराइट, देन इन दैट केस तो कंपनी एग्जिस्ट कैसे करेगी? Decision by government to ban commercial rearing of birds amidst the protest by activist. एक्टिविस्ट ने प्रोटेस्ट किया फॉर प्रिवेंटिंग क्रूएल्टी टू एनिमल्स एंड गवर्नमेंट ने बोल दिया आज रात 12 बजे से अंडे नहीं निकलेंगे. Look at this. So decision by government to ban commercial rearing of birds. Obviously अगर ऐसा decision कुछ आ गया then in that case it creates material uncertainty over the going concern. Shifting of farm labor to respective villages due to मनरेगा scheme of government causing acute scarcity throughout the resource. तो पूरा resource ही available नहीं है. Alright. So all of this can create material uncertainty. In fact ये सारे examples हैं indicators of material uncertainty के. खाली cost increase हो गया, feeding का cost increase हो गया by 20%. That does not mean कि material uncertainty create हो गया. Alright. So just थोड़ा बहुत cost increase हो गया उसकी वजह से. So obviously this does not create a material uncertainty over the going concern. Correct? लेटर्स ऑफ क्रेडिट एंड फॉरेन बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड आर एग्जांपल्स. लेटर्स ऑफ क्रेडिट मैं आपको सिर्फ गारंटी दे रहा हूं दैट जा तू यूके से गुड्स खरीद एंड आई विल गिव दैट गारंटी टू दैट यूके सेलर टू गिव यू द गुड्स. एंड अगर आप मेरा इंडियन बायर जो है वो डिफॉल्ट करता है देन इन दैट केस आई विल पे यू द मनी, डोंट वरी, यू जस्ट सेल द गुड्स. या नीरव मोदी. ऑलराइट, सो लेटर्स ऑफ क्रेडिट, ऑलराइट, दे आर लाइक फॉर्म ऑफ बैंक गारंटीज, तो वो नॉन फंडेड फैसिलिटी है. फॉरेन बिल्स परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड, वो तो मेरा फंड जा रहा है, ऑलराइट, आई एम एक्चुअली पेइंग फॉर इट, करेक्ट. देन इन दैट केस इट इज अ फंडेड फैसिलिटी. सो लेटर्स ऑफ क्रेडिट नॉन फंडेड और ये फंडेड, नॉन फंडेड फैसिलिटी एंड फंडेड फैसिलिटी, करेक्ट. सो ओवर हियर obviously yes sir, yes sir, yes sir. Okay दोस्तों, then we have correct or incorrect over here. State with reasons in short whether the following statements are true or false. First, ले true, और आप देखोगे ये डॉक्यूमेंट पूरा if you want to take a screenshot, ये डॉक्यूमेंट तो मैंने दिखाना ही रह गया. दिस इज जस्ट मॉड्यूल रेफरेंसेस जो मैंने लिए हैं. इफ एट ऑल यू वांट टू डू इट ऑन योर ओन कि भाई ये कंसेप्ट्स कहाँ से आए हैं इतने सारे, करेक्ट, देन दीज आर द मॉड्यूल रेफरेंसेस, आईसीएम मॉड्यूल रेफरेंसेस. जो मेरे इन हाउस स्टूडेंट है वो टेक्स्ट बुक रेफरेंस नहीं है, ये आईसीएम मॉड्यूल रेफरेंस है, करेक्ट. ऑल्दो दीज थिंग्स आर आल्सो देयर इन आवर टेक्स्ट बुक. सो इफ जो इन हाउस स्टूडेंट्स है दे हैव द डाउट सॉल्विंग मैकेनिज्म, सो वो लोग पूछ सकते हैं कि सर कहाँ से है ये टेक्स्ट बुक में मुझे दिखाओ जरा, सो वी कैन हैव अ डिस्कशन. ऑलराइट, तो यहाँ पे सारे आपके रेफरेंसेस वगैरह सब कुछ है. ऑलराइट, सो यू कैन सी दिस. वो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो इसलिए जरा एक स्क्रीन पे रख रहा हूं इसको. ओके, तो आप वहां से जाके चीजें चेक कर सकते हो. ओके, नाउ ओवर हियर, स्टेट विद रीजंस इन शॉर्ट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ओके, फर्स्ट, द लेवल ऑफ सैम्पलिंग रिस्क दैट ऑडिटर इज विलिंग टू एक्सेप्ट विल नॉट अफेक्ट द सैंपल साइज. अरे यार, हाउ कैन सैम्पलिंग रिस्क नॉट अफेक्ट द सैंपल साइज? इनफैक्ट अगर मेरे सैम्पलिंग रिस्क मुझे कम करना है देन आई नीड टू इंक्रीज द सैंपल साइज. And because I want to be more confident on my samples, correct? So level of sampling risk that auditor is willing to accept obviously is going to affect the sample size, correct? So ये आ जाएगा आपका incorrect, but correct incorrect में it is very important that आप reason भी कैसे लिखते हो. Now ये concept पूरा ऐसे 530 audit sampling का है जिसमें तो बहुत सारा correct incorrect and MCQ material छुपा हुआ है. Alright, so look at this. ऐसे 530 audit sampling risk will affect the sample size. Lower the risk, higher the sample size, and vice versa you can do it. Okay, there is no difference between audit and review. अरे audit is a reasonable level of examination, लेकिन review का मतलब होता है सिर्फ एक moderate level of examination करना. इनफैक्ट मैं मेरे ऐसे के इंट्रोडक्शन के लेक्चर में ही एक्सप्लेन करता हूँ. ऑलराइट, दैट वाज लिस्टेड कंपनीज का क्वार्टरली रिव्यू होता है एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होता है, whereas review is a very moderate level of examination, audit is a reasonable level of examination. So there is a difference between audit and review. Obviously yes, there is a difference. In fact, if I remember एक और ऐसा correct incorrect है, I was just going through the RTP. Auditor's opinion. Auditor's opinion में reasonable assurance का मतलब है absolute level of assurance. नहीं बाबा, ऑडिटर का जो ओपिनियन है रीजनेबल अश्योरेंस, इट इज नॉट अ गारंटी, सो इट कैन नॉट बी एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस बिकॉज ऑडिटिंग सफर्स फ्रॉम इनहेरेंट लिमिटेशंस, करेक्ट. तो ये सब चीजें वी आर क्लियर विथ. ऑडिट का मतलब क्या होता है स्टफ, अश्योरेंस का मतलब क्या होता है, सब बेसिक कंसेप्ट्स हैं. ये अच्छा पॉइंट है. Negative assertions encountered in the financial statement may be expressed or implied. अभी फॉर एग्जाम्पल सपोज एंटिटी के ऊपर कोई लीगल केस नहीं है एंड दूसरा कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी भी नहीं है, तो उन्होंने बोला देयर इज नो कंटिंजेंट लायबिलिटी, ऐसा लिख के दे दिया उन्होंने. अगर कुछ चीजें ना होना, ऑलराइट, दैट मींस नेगेटिव असर्शन, ऑलराइट, दिस इज नॉट देयर, ये नहीं है भाई इधर. अब जब कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है तो बात खत्म हो गया. सो या तो उन्होंने ऐसा लिखा होगा, पर लेट अस से अगर उन्होंने ऐसा लिखा नहीं है,
एंड कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में कोई दूसरा डिस्क्लोजर भी नहीं है. दैट मींस दे आर ट्राइंग टू से दैट देयर इज नो कंटिंजेंट लायबिलिटी. तो भाई जो नेगेटिव असर्शन होता है यानी कुछ चीजों का ना होना, ऑलराइट, सम थिंग्स नॉट बीइंग देयर, management can either write it clearly in the notes to accounts or they may remain silent on that, which may indicate that this is negative assertion. Correct? So that is what they are trying to say. It may be expressed or it could be implied. उन्होंने I think example के साथ they have explained it. Alright. Okay, so that was a good correct incorrect. This was a good one. Development and audit plan is important before establishment of over audit strategy. Development of audit strategy is important before establishing the over audit plan. So you need to establish the audit strategy to be technically correct in order to develop a clear audit plan. ये तो उनका बहुत ही फेवरेट है. मैं हमेशा बोलता रहता हूँ मेरे लेक्चर्स में that this is one of the favorites and I explain with examples कि ये सब चीजें कैसे आ रही है. All right. So it is first strategy, then plan and then program. So that is why we have it over here, these points. An unexplained decrease in GP ratio may result due to fictitious sales. अरे यार अगर फेक सेल्स ये लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अनएक्सप्लेन डिक्रीज थोड़ी होगा, इंक्रीज होगा ना. सो अनएक्सप्लेन डिक्रीज इन जीपी रेशियो थोड़ी होगा, इंक्रीज होगा. एंड अनएक्सप्लेन इंक्रीज हो जाएगा ना यहाँ पे ड्यू टू फिक्टिशियस सेल्स. सो दैट इज व्हाट दैट इज आई मीन द क्लियर कंसेप्चुअल लॉजिकल है. पर आपको लगेगा सर ये कौन से चैप्टर क्रिएटेड है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स. ऑलराइट, रेशियोज, कंपैरिजंस, ट्रेंड एनालिसिस जब करते हैं हम लोग तो तभी वी यूज दिस. ऑलराइट, बट ये इन्होंने एकदम नॉर्मली एक्सप्लेन कर दिया है. सो आई थिंक एवरीवन विल गेट दिस पर्टिकुलर आंसर. An auditor has to report on matters specified in section 143 subsection 1 of Companies Act 2013. Section 143 subsection 1 is duty to inquire upon certain matters. And वहां पे जो matters दी गई है clause A, B, C, D, E, F, on those 6 matters we have to conduct inquiry. लेकिन रिपोर्ट तभी करना है, we have to report अगर कोई नेगेटिव रिमार्क है तो. only if there are negative remarks, only then we are supposed to report. Alright. So then in that case ये जो लिखा है कि auditor has to report on these matters, ये स्टेटमेंट बराबर नहीं है. Right? ये एक्सेप्टेबल नहीं. ओके, सो दैट वो पूरा लॉजिक दे हैव एक्सप्लेन्ड इन द आंसर. यू कैन सी दैट करेक्ट इनकरेक्ट में. देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिटेक्शन रिस्क एंड कंबाइंड लेवल ऑफ इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क. ओ भाई, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इज इक्वल टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क इज इक्वल टू ऑडिट रिस्क. करेक्ट. अब ये अराउंड 40 मिनट्स का एक्सप्लेनेशन है कि ये सब चीजें कैसे आती है. ऑलराइट. So I have lots of things on my YouTube channel, through that you can see it. Alright, and in-house students के पास तो notes, diagram सब कुछ है. But एक थोड़ा basic example, inherent risk means what can go wrong. Control risk यानी what are the chances of control failure. ये दोनों का जब analysis हो जाता है तो पता चलता है कि okay, what could be the final risk of material misstatement in the financial statements. अब tell me, सबको पता है कि related party transactions का जो area है या कैश का जो एरिया है, ये सब ऐसे एरियाज हैं जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत हाई होता है. तो जब ऑडिटर को पता ही है कि यहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई होता है, गड़बड़ होने का चांसेस हाई होता है, देयर आर हायर चांसेस ऑफ एरर एंड फ्रॉड, देन इन दैट केस ऑब्वियसली ऑडिटर विल परफॉर्म मोर प्रोसीजर्स. ही विल ट्राई टू एंश्योर दैट इसमें जितना भी मिसस्टेटमेंट्स हो उसे मिलता जाए. ऑब्वियसली अपने रिस्क को कम तो नहीं कर सकता, बट ही कैन रिड्यूस द डिटेक्शन रिस्क. व्हाट इज डिटेक्शन रिस्क? द रिस्क दैट ऑडिटर में फेल. तो जितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ेगा, ऑडिटर विल ट्राई टू बी मोर अलर्ट एंड ही विल ट्राई टू रिड्यूस हिज डिटेक्शन रिस्क. सो ऑब्वियसली कंबाइंड लेवल ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, दैट इज ROMM, जितना इंक्रीज होगा डिटेक्शन रिस्क उतना कम होगा. फॉर एग्जांपल, आप मेरे सामने अभी बैठे हो एंड यू आर लुकिंग एट दिस वीडियो. व्हाई? बिकॉज ऑडिट में फेल होने का चांस ज्यादा होता है, तो फिर आप भी मेहनत बढ़ा देते हो एंड यू ट्राई टू रिड्यूस योर चांसेस ऑफ फेलियर. ऑलराइट, सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप व्हिच इज परफेक्ट. ऑलराइट, over here, and then they have explained with example. Okay, and then last incorrect तो already आपका हो चुका है. So correct incorrect में it is also important that you write proper reasons. थोड़े references अगर ना लिख पाओ then it is okay, but you have to be very bang on with your reasons. हमने सर्टिफाइड कॉपीज में देखा हुआ है that अगर रीजंस बहुत अच्छे से क्लियर ना हो, करेक्ट, then in that case they are not giving you the marks, sometimes 0, sometimes half or so, but थोड़े तो reasons अच्छे होने चाहिए and it should be very much near to what they want. 50-60% if you are near to what they want, they will allot you the marks. Yes. Okay, now look at this.
अब देखो सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस चालू हो गए। ऑलराइट, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से बेटा एक एक क्वेश्चन का आंसर वगैरह मैं एक्सप्लेन करता बैठूं, करेक्ट, एंड अननेसेसरीली वीडियो को लेंदियर करो, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, करेक्ट। पर आई विल वेट, आई विल गिव यू वन टेक्निक। ये जहां से भी ये आंसर्स वगैरह आए हैं ना, एकदम थियरी आंसर्स है, करेक्ट, एंड थोड़े बहुत प्रैक्टिकल है, दैट आई विल शो सेपरेटली। वेट, मैंने यहाँ पे उसके रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, करेक्ट। आप ये रेफरेंसेस का स्क्रीनशॉट ले लो, या तो एटलीस्ट यू कैन डाउनलोड दिस नोट्स ऑल्सो, वो मेरे ऐप पे स्टडी मटेरियल सेक्शन ऑफ द ऐप में मिल जाएगा आपको। ऑलराइट, सो ये देखो, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके ओके, तो ये जो 3.9 यानी चैप्टर 3 में 9th पेज, ऐसा उनका ही पेज नंबर है, सो यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, नाउ लिसन टू मी, मैं आपको फटाफट सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, ब्रॉडली उसमें क्या है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन यू कैन रीड द आंसर, एंड इफ एट ऑल यू हैव डाउट्स देन यू कैन रिजॉल्व दोस डाउट्स। मेरे जो इन हाउस स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑलरेडी डाउट सॉल्विंग मैकेनिज्म कैसे रिजॉल्व करना है, दे आर अवेयर अबाउट इट। जो स्टूडेंट्स इन हाउस नहीं है, ऑलराइट, दे कैन ऑल्सो डाउनलोड द ऐप एंड आस्क मी द डाउट्स ऑन द चैट बॉक्स, करेक्ट। सो दैट इज हाउ यू कैन डू इट। बस वो खाली फोटो भेजना एंड आपको क्या डाउट है वो लिख के भेज देना, ऑलराइट, एंड देन आई विल बी सॉल्विंग थ्रू द चैट बॉक्स ऑफ माई ऐप। दैट इज हाउ वी कैन डू इट, करेक्ट। या तो फिर यही, इफ यू आर वाचिंग इट ऑन यूट्यूब, तो ये यूट्यूब के कमेंट सेक्शन को ही डाउट से भर दो, ऑलराइट, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई माय लेवल बेस्ट। बट ऑन माय ऐप एंड स्टफ थोड़ा कम्युनिकेशन फीचर्स अच्छे, देन वी कैन रिजॉल्व इट इन दैट मैनर, करेक्ट। तो चलो, फर्स्ट, there are practical and legal limitations on auditor's ability to obtain audit evidence. Explain giving examples, also explain difference between audit and investigation. तो ये क्वेश्चन कहां से है? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट। एंड ऑडिटर के ऊपर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस होती है, like auditor has limited legal powers if you see Companies Act. Then practical limitations, sometimes auditor is not given the complete data, all right, and he cannot enforce management to give the data. Sometimes that happens. The maximum power that he has is that he can write in his audit report. And then audit is not an official investigation. फिर वो लोग बोल रहे हैं, please explain the difference between audit and investigation. Investigation is an in-depth inquiry supported with a lot of power, all right, और ऑडिटर के पास उतना पावर होता नहीं है। ऑडिट इज अ रीजनेबल एग्जामिनेशन, अ लिटिल लेसर एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन देन इन्वेस्टिगेशन। तो ये सब आप यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है ओवर हियर, पूरा इनहेरेंट लिमिटेशंस का, पॉइंट ऑफ नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, एक पॉइंट के ऊपर दे हैव एक्सप्लेन्ड दिस थिंग्स एंड दे हैव क्रिएटेड अ प्रॉपर सेपरेट क्वेश्चन। देन द सेकंड क्वेश्चन, ऑडिटर अपना पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑनेस्टी अगर रहेगा मैनेजमेंट के साथ, कि पास्ट में आपको लगा था दैट मैनेजमेंट एकदम मस्त है, ऑनेस्ट है, सो यू कैन नॉट जस्ट अज्यूम दैट एवरी ईयर दे आर गोइंग टू बी गुड, एंड यू नीड टू रिमेन अलर्ट, यू नीड टू आस्क देम क्वेश्चंस। तो ये कौन सा एटीट्यूड है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, क्वेश्चनिंग माइंड, मेंटेनिंग अलर्टनेस, एक्टिंग लाइक अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के ऊपर, क्वेश्चनिंग माइंड, मेंटेनिंग अलर्टनेस, ये सब चीजों के ऊपर उन्होंने थोड़े बहुत लाइंस एक्सप्लेन किए हैं एंड थोड़े बहुत एग्जांपल्स दिए हैं, ऑलराइट। सो एक ये भी तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का, वेयर व्हाट दे विल डू इज दे विल जस्ट राइट फ्यू लाइंस ऑफ अ कंसेप्ट, एंड देन वो लाइंस से आपको याद आना चाहिए कि हाँ हाँ ये तो ये कंसेप्ट है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का। सो दे हैवंट यूज्ड द वर्ड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, पर ये पॉइंट, ये सब लाइन से अपने को क्लिक होना चाहिए दैट दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ऐसा, ऑलराइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3A, firm should establish policies and procedures designed to provide it with reasonable assurance that it has sufficient personnel with capabilities, competence and commitment to ethical principles. Explain stating clearly the personal issues addressed by such policies and procedures. अब आप चैप्टर 1 में ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल या SQC1 के लिए प्रिपेयर करोगे क्वालिटी कंट्रोल, तो उसमें एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में ले अहम, ये मैं हमेशा सिखाता हूं। व्हाट इज दैट? ले अहम और ले हेमा, व्हाट इज दैट? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ऑलराइट, हेमा ह्यूमन रिसोर्स को लेके क्या करना है, एंगेजमेंट के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑलराइट, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज ऑडिटर को क्या यूज करनी चाहिए, एंड क्लाइंट एक्सेप्ट या कंटिन्यू करते वक्त क्या करना चाहिए, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर, एंड एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ दिस ले हेमा इज एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन, करेक्ट। अब इन्होंने कौन सा पूछ लिया? पर्सनल इश्यूज यानी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पूछ लिया। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए कोई भी फर्म में क्या पॉलिसीज प्रोसीजर्स होने चाहिए कि सही से रिक्रूट करते वक्त ध्यान रखो, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करो, उनका पैसे दो, उनकी नीड्स को एस्टिमेट करके रिजॉल्व करो, ऑलराइट। सो ऑल द थिंग्स दैट वी डोंट सी इन इंडियन वर्क कल्चर, यू हैव टू राइट इट ओवर देयर, ऑलराइट। सो एवरीवन ओवर हियर, ये सब चीजें यहां पे लिखी है,
बट ऑब्वियसली ये सब चीजें विद कोड एंड स्टफ एंड एक्सप्लेनेशन इज देयर इन माय लेक्चर्स, right? Policies and procedures to address the personal issues, and you can see over here. Okay. Now, an auditor who before the completion of the engagement is request to change the engagement. अब आप ऐसे 210 देखोगे, अगर agreeing to the terms of audit engagement, तो उसके अंदर management after agreement to the terms of engagement वो कुछ changes suggest करता है, आपको request करता है कि contract में ये clause change कर दीजिए. अब वो क्लॉज में चेंजेस करने के लिए क्यों बोलता है मैनेजमेंट? जो भी अग्रीमेंट डिस्कस हुआ रहता है ऑडिटर के साथ, उसमें व्हाई डज मैनेजमेंट सजेस्ट सम चेंज? करेक्ट, बिकॉज या तो genuinely business has changed or law has changed or situations have changed, that is the reason that they are suggesting the change, or they have some misunderstanding which they want to clear, that is the reason they are suggesting the change, or it is very much possible that वो आपके ऊपर कुछ restriction डालना चाहते हैं, that is the reason that they are suggesting the change. तो CMR, सर्कमस्टेंसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रेस्ट्रिक्शंस. ऐसे तो हर एक क्वेश्चन या आंसर के कुछ ना कुछ कोड मेरे लेक्चर में बच्चों के पास होते हैं. ऑलराइट, सो यू हैव इट ओवर हियर, CMR. करेक्ट, फाइन. नाउ देन ऑडिट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, ये चैप्टर, रिस्क असेसमेंट का चैप्टर 2, चैप्टर 4 देखा जाता है दैट स्टूडेंट्स का बहुत वीक होता है एंड दे विल कैच यू ओवर देयर इन द एग्जाम्स, प्लीज बी केयरफुल. अच्छा, मेरी टीम का DSR, मेरी टीम का डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू प्लान करते वक्त कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए? ऑलराइट, अरे भाई, अगर मेरी एक टीम रिलायंस में है एंड मेरी एक टीम एक छोटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, ऑब्वियसली जो रिलायंस में जो टीम गई है उसका ज्यादा ध्यान रखूंगा मैं. ऑलराइट, तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स पूछ रहे हैं, मैंने आपको एक एक्सप्लेन किया, ऐसे अलग अलग फैक्टर्स पूछ रहे. सो सार्क, साइज ऑफ द एंटिटी, कौन सा ऑडिट का एरिया है, रिस्क कितना इन्वॉल्व है एंड मेरी टीम का कॉम्पिटेंस क्या है, ये सब चीजों के बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूं दैट मेरी टीम का DSR कितना करना है, हाउ मच डू आई वांट टू DSR माय टीम. ऑलराइट, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ माय टीम. देन व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान, डिस्कस द पर्पस सर्व्ड बाय इट एंड ऑल्सो एलाबोरेट द टूल्स यूज्ड बाय द ऑडिटर. अभी ऐसा गिराते हैं ना कभी कभी बॉम्ब, यहां पे ध्यान देना, यहां पे थोड़ा स्लो जाऊंगा. देखो, जो हेड पॉइंट सब पॉइंट वाला आंसर उधर में फास्ट गया, यहां पे आई विल गो स्लो. Sometimes they try to put up such a question where you may feel that आपने पढ़ा ही नहीं, because genuinely आपने नहीं पढ़ा है. There is some concept that they just want you to explain. अब documentation of audit plan ऐसा concept है मॉड्यूल में चैप्टर 2 की, पर इन्होंने जो क्वेश्चन उठाया ना, that is just 2-3 short lines, paragraphs from that particular मॉड्यूल का पार्ट that they have put it over there. अब डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान में क्या क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, चेंजेस जो है क्यों करते हुए डॉक्यूमेंट, so that you can control the progress of audit in a proper manner, so that it can act as a future evidence or future reference also, it can act as an evidence in the court of law. All right, then audit को efficiently, effectively खत्म करने में काम आता है. elaborate the tools used, अरे वो जो प्रोग्राम होता है ना, ऑडिट प्रोग्राम, करेक्ट, जो हम लोग पूरा इंस्ट्रक्शंस देते हैं टीम को, वो एक वन ऑफ द टूल है ना टू रिप्रेजेंट कि भाई ये देखो इस हिसाब से मैंने ऑडिट प्लान किया था. करेक्ट, so that is what they are trying to just ask you in a theory. अगर आप बेटा इसका देखोगे ना, बाकी ऊपर के आंसर्स देखोगे ना, ये सब जो चल रहे थे प्रॉपर हेड पॉइंट सब पॉइंट वाला आंसर थे. But when you look at this, it is just 2-3 lines or maybe 4 lines or 5 lines that they are asking. Because nowadays there are questions of 3 marks, 4 marks also. तो ये ऐसे वाले questions 3 marks में डाल देते हैं. तो कुछ questions में आपको बहुत सारे points क्लिक नहीं होंगे. And trust me, because बहुत सारे points नहीं है इसलिए आपको क्लिक नहीं हो रहे. It's not that you haven't studied. Correct. So please, don't create self-doubt on yourself and ensure that you are solving it properly. All right? Okay. Then जैसे हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, जब एक ऑडिट प्रोग्राम डेवलप होता है, ऑडिटर में कंक्लूड दैट रिलाइंग ऑन इंटरनल कंट्रोल इज एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे टू कंडक्ट दिस ऑडिट. अब बेटा बड़े बड़े ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट होते हैं ना, तो कुछ कंट्रोल्स पे हम लोग रिलाई करते हैं ऑफ कोर्स टेस्ट करने के बाद, बस फिर उसके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस वेरीफाई ना करने पड़े, बस एक बार सिस्टम को टेस्ट कर लिया, करेक्ट, then we are not in a need to verify every single transaction process to that system. तो पहले 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन था, अब इसका ना 3rd लाइन के साथ कोई लेना देना ही नहीं. एक्सप्लेन स्टेटिंग क्लियरली द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डेवलपिंग ऑडिट प्रोग्राम. ये सिर्फ वन ऑफ द पॉइंट है जो हम लोग दिमाग में रखते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग दिमाग में रखते हैं, टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डेवलपिंग एन ऑडिट प्रोग्राम. सो ऐसा चैप्टर, मॉड्यूल के चैप्टर में ऐसा है, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग ऑडिट प्रोग्राम एंड एंश्योर करो कि आप बेस्ट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, रेलेवेंट एविडेंस लो. ऑलराइट, टाइम वेस्ट मत करो, अपने लिमिट में रहो, अपने स्कोप में रहो, टीम में काम अलॉकेट बराबर करो. जब मैं ऑडिट प्रोग्राम बना रहा हूं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दीज आर द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड. करेक्ट. सो इन माय टेक्स्ट बुक, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड डेवलपिंग ऑडिट प्रोग्राम, ऐसे 2 पॉइंट्स है जो इन हाउस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और बाकी मॉड्यूल के रेफरेंसेस तो यहाँ पे दिए ही है.
ऑलराइट, जहां पे मॉड्यूल में एक पेज में बहुत सारी चीजें थी, तो फिर देन आई हैव गिवन द पॉइंट रेफरेंस आल्सो सो दैट यू नो वेयर टू लुक इनटू दैट पेज। अब यहाँ से भी आंसर्स आप देख सकते हो, पर वो क्या मॉड्यूल से ओपन करके देखते हो ना, तो आपको या अपने खुद की टेक्स्ट बुक से तो आपको पता चलता है ओके इट वाज ओवर हियर। अदरवाइज इन आरटीपी आंसर्स इट सीम्स के कहां से आया है, क्या है एंड स्टफ। ऑलराइट, नाउ over here everyone, over here, audit documentation and audit evidence. Okay, CAR comes to know some very critical information with regards to the business cycle of an entity, for which he has issued the audit report, which became known to him as auditor after the date of auditor's report, but which existed at that date, and which if known at that date might have caused the financial statements to be amended or the auditor to modify the opinion in the auditor's report. ये ना बेटा ऐसे 560 में कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ ये कंसेप्ट, दैट कुछ फैक्ट्स आपको पता चल सकते हैं आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट, यू हैव आफ्टर द साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन आपको ऐसे फैक्ट्स पता चल सकते हैं जैसा जहां पे आपको लगता है अरे यार इफ ये फैक्ट के बारे में मुझे पता होता, इफ आई वर अवेयर अबाउट दिस फैक्ट एट द टाइम ऑफ साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, अगर ऑडिट रिपोर्ट साइन करते वक्त ये फैक्ट के बारे में पता होता तो आज मेरा ओपिनियन कुछ और होता। करेक्ट, तो ऐसे फैक्ट्स के बारे में जब पता चलता है, इन दैट केस यू नो ऑडिटर को बैठ के इवैल्यूएट करना पड़ता है दैट व्हाट कुड बी द इंपैक्ट ऑफ दिस, इसके लिए क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज करने की जरूरत है, नहीं डिटेल डिस्कशन इज देयर एट फाइनेंशियल लेवल, लेकिन यहां तक का जो डिस्कशन है करेक्ट इट इज देयर एट इंटरेस्ट लेवल। एंड अब देखते हैं वो लोग क्या पूछ रहे हैं। He wants to perform additional audit procedures to satisfy himself as an auditor what he shall document on the matters arising after the date of auditor's report। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन का पॉइंट पूछा कि बेसिकली आपको क्या पता चला, वो कितना सिग्निफिकेंट है, आप उसके लिए क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किया आपने, एंड फाइनली आपके ऑडिट रिपोर्ट पे एंड आपके ऑडिट पे उसका क्या इफेक्ट आया। दीज थिंग्स यू नीड टू डॉक्यूमेंट विद कॉमन सेंस। आप अगर देखोगे तो इतनी चीजें डॉक्यूमेंट करोगे ना, और क्या डॉक्यूमेंट करोगे। ऑलराइट, सो वी हैव इट वेरी क्लियरली ओवर हियर। ये अच्छा आंसर था। नाउ दिस इज समथिंग दैट इज कंसेप्चुअल, एकदम कंसेप्चुअल बात है। करेक्ट, एकदम कंसेप्चुअल बात है। एंड ऑब्वियसली अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन में चेंजेस हुए, बिकॉज ऑलरेडी साइन हो गया था तो डॉक्यूमेंटेशन हो चुका था, तो उसमें कुछ चेंजेस हुए, वो किसने रिव्यू किया एंड हाउ इट वाज फाइनलाइज्ड एंड स्टफ। ओके, बाकी फर्स्ट सेकंड पॉइंट तो आई थिंक कंसेप्चुअली सबको क्लिक हो जाएंगे, थर्ड पॉइंट में भी शायद किसी को क्लिक हो ना हो। ओके, नाउ ओवर हियर सो वी आर थ्रू विद दिस आल्सो। The auditor shall prepare audit documentation that is sufficient to enable an experienced auditor to understand significant matters arising during the audit, explain the above statement and also give examples of significant matters। Okay, तो examples of significant matters बेटा ऑडिट में जितने भी significant matters आप लिख दो। ऑलराइट, मटेरियलिटी के बारे में लिखो, रिस्क के बारे में लिखो, फ्रॉड के बारे में लिखो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में लिखो, ऑलराइट, ओपिनियन के बारे में लिखो, लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कैन राइट, बट दे हैव गिवन सम मैटर्स, अगर वो लिखने तो वो भी लिख सकते हो। ओके, सो अब आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं, that I have already given the references and मैं ऐसे फटाफट एक्सप्लेन कर रहा हूं that what is given over here so that आपको क्वेश्चन वगैरह समझने में प्रॉब्लम ना हो। बाकी आंसर का एक एक लाइन तो यहां पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा ऑब्वियसली। यस, ऑलराइट, और वो किया तो भी कुछ मतलब नहीं, बिकॉज वो आपको बैक कंसेप्ट पता होता है, देन इट इज यूजफुल। देन क्वेश्चन 7 ए गुड क्वेश्चन। वो क्या है ना, चैप्टर नंबर 3 में एक ऑडिट एविडेंस का इंट्रोडक्शन पैराग्राफ प्रिंट किया है, जहां पे एक्सप्लेन किया है कि ऑडिट एविडेंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है स्टफ, और उसमें कुछ 2 लाइन यूज किए उन्होंने। वो 2 लाइन यहां पे डाल के बोल दिया एक्सप्लेन। दिस इज नॉट, आई मीन दीज 7A काइंड ऑफ क्वेश्चन से मतलब ये तो ऐसा हो गया कि 2 लाइन में प्रिंट कर रहा मॉड्यूल का, उसके ऊपर की 3 लाइन, उसके बाद की 3 लाइन आप याद करो। करेक्ट, सो दिस इज नॉट वेरी फेयर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। करेक्ट, बट दैट्स ओके। आई मीन एक क्वेश्चन तो ऐसा डालेंगे जिससे कहीं 100 और 100 ना आ जाए। ओके, सो इट इज समथिंग लाइक दैट। इट इज नॉट डिफिकल्ट, दिस इज जस्ट दैट दे आर प्लेइंग अ मेमोरी गेम ओवर हियर। An auditor is called upon to assess the actualities of the situation, review the statement of accounts, and give an expert opinion about the true and fair. This he cannot do unless he has examined the financial statements objectively. अब अगर आपको एग्जामिन करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो यू विल नीड ऑडिट एविडेंस। तो आप विदाउट ऑडिट एविडेंस ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आपका जो भी ओपिनियन है वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे होना चाहिए। तो ये ऑडिट एविडेंस का जो कंसेप्ट है ना, ऐसे 500 उसका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज रिटन ओवर हियर। दैट्स ओके, मतलब यहाँ पे तो obviously students will write little bit on their own and I cannot expect students to buy out every single line over here. Head point sub point वाला answer है that there I can expect students to buy out some stuff. Okay, then question number 7B में, alright,
obviously now you have video, this is the most crisp video that you're watching with the best detailed coverage, correct? तो मैं अभी थोड़ा और फास्ट करता हूं एंड जो मेन लाइन है वहां पे फोकस करवाता हूं, बिकॉज नॉर्मली ये देखा गया है कि रिकॉर्डेड सेशन में 1-1.5 घंटे का बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। ऑलराइट, तो लिसन, क्वेश्चन 7B में क्या हुआ है, ऑडिटर को डाउट डेवलप हो रहा है ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि उसको जो इंफॉर्मेशन दी गई है ऑन दैट ही इज डेवलपिंग डाउट ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। ऑडिटर ने ऑब्जर्व किया है दैट बॉस ही हैज फाउंड सम इंफॉर्मेशन व्हिच इज इनकंसिस्टेंट, मींस नॉट टैलिंग विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और मे बी 2 एविडेंसेस ऑलराइट आर नॉट टैलिंग, जैसे परचेस ऑर्डर, परचेस इनवॉइस वगैरह नॉट टैलिंग, एक्सटर्नल कंफर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ टैली नहीं हो रहा है। गाइड द ऑडिटर हाउ ही शुड प्रोसीड। अरे बॉस, ऑडिटर को एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, ही विल हैव टू डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दोस चार्ज विद गवर्नेंस। उसे देखना पड़ेगा कि अगर इसमें कुछ स्टेटमेंट्स है तो फिर उसका क्या इंपैक्ट आता है ऑडिट में। ऑलराइट, सो लिटिल थियरी दैट यू आर सपोज्ड टू राइट। नाउ कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनकंसिस्टेंट देख के वर्ड देख के डायरेक्ट ओपिनियन पे चले जाते हैं। अरे बेटा, इनकंसिस्टेंसी मींस ही इज जस्ट डेवलपिंग डाउट। अगर वो डाउट डेवलप कर रहा है इसका मतलब ये नहीं दैट कि मिसस्टेटमेंट वगैरह हो चुका है। ऑलराइट, सो आई होप दैट यू आर विथ मी ओवर हियर। आई एम गोइंग अ लिटिल फास्टर टू एंश्योर दैट दिस इज रिवाइज्ड प्रॉपर्ली इवन ऑन द डे ऑफ एग्जाम्स। एंड देन लुक एट दिस, अगर इनकंसिस्टेंसी या डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी है देन आपको एडिशनल प्रोसीजर्स वगैरह परफॉर्म करके मैटर को रिजॉल्व करने की ट्राई करनी चाहिए। ये 3 लाइन के लिए दे आर गिविंग द मार्क्स ओवर हियर एंड द इफेक्ट इफ एनी ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट। देन एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का यूज कितनी चीजों के लिए होता है बेटा? एक तो बैलेंसेस कंफर्म करने के लिए, टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस कंफर्म करने के लिए, एंड समटाइम्स एंटिटी हैव यू, आपने कुछ मॉर्गेज किया तो नहीं है ना? Because I cannot see any mortgage, तो आपने mortgage किया तो नहीं ना? Sometimes the things that are not there are also confirmed. Alright, so absence of transactions, तो मैं इसको BAT बोलता हूँ, balances, absence of conditions and T terms of transactions, ये सब चीजें चेक करने के लिए external confirmation लेते हैं। अब they are specifically asking that apart from the confirmation for bank balances and accounts receivable, और कौन सी दूसरी सिचुएशन हो सकती है for which you can take external confirmation, तो उनको अच्छे examples दो। Alright, and I know that practically you have many examples with you, and यहाँ पे list of examples है for external confirmation which you can write it over here. Terms of transactions, absence of conditions के थोड़े ज्यादा examples दो। Correct. So it was not a very difficult question, ऐसे 505 का question था। Now रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ये टॉपिक के ऊपर मैंने देखा गया है बच्चों का ग्रिप थोड़ा कम होता है। ऑलराइट, बट आई हैव एंश्योर्ड दैट इन माय लेक्चर्स आप ये सारे टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से ध्यान दो, बट फिर भी अगर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर ओके, लुक एट दिस, डिफाइन मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। तो बेटा इन रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल एक कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट पढ़ा जाता है, वेयर द कोड वर्ड इज क्रिक मॉनिटर। कंट्रोल एनवायरनमेंट के ऊपर एंटिटी के पास कंट्रोल एनवायरनमेंट यानी वर्क कल्चर अच्छा होना चाहिए, एंटिटी के पास अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑलराइट, अलग अलग कंट्रोल एक्टिविटीज टेक्निक्स इंप्लीमेंट करना चाहिए एंटिटी ने। ऑलराइट, एंड ऑब्वियसली मॉनिटरिंग पार्ट अच्छा होना चाहिए एंटिटी का। एंटिटी शुड मॉनिटर इट्स होल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो मॉनिटरिंग का डेफिनेशन क्या है? टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स, कंट्रोल सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। देन जो भी मॉनिटरिंग हो रहा है वो या तो वो लोग प्रोसेस को ही ऐसा डिफाइन कर देंगे, ड्यूटीज को डिवाइड ही ऐसे करेंगे दैट वर्क परफॉर्म बाय वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर पर्सन। तो ऑनगोइंग एक्टिविटीज हो सकती है, या तो सेपरेट इवैल्यूएशन हो सकता है कि अलग से डिपार्टमेंट सेट कर दिया जो कंटिन्यूस बेसिस पे मॉनिटरिंग करता रहेगा। ऑलराइट, सो ये सब चीजें दे आर एक्सप्लेनिंग ओवर हियर मॉनिटरिंग के बारे में। Explain the matters which should be included for factors relevant to the auditor's judgment about whether a control is relevant to audit or not. भाई एक कंट्रोल ऑडिटर के लिए तब रेलेवेंट होता है जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड हो एंड ऑडिटर को लग रहा है दैट दिस कंट्रोल इज सिग्निफिकेंट। जैसे कि अगर आप मेरी कंपनी को ऑडिट कर रहे हो तो एडमिशंस ऑफ द स्टूडेंट्स के ऊपर कंट्रोल्स इंपॉर्टेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के ऊपर कंट्रोल्स इंपॉर्टेंट, मे बी मेरे रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस के ऊपर क्या कंट्रोल्स होते हैं, दैट मे नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट। करेक्ट, सो ऑडिटर को जो कंट्रोल्स रेलेवेंट होते हैं ऑडिट के लिए वो डिसाइड कैसे करता है दैट ओके दिस कंट्रोल इज रेलेवेंट, दिस कंट्रोल इज नॉट रेलेवेंट, कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड करता है। ऑलराइट, सो मेरा एक कोड वर्ड है इसमें सलीम्स एंटिटी करके, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी इंक्लूडेड। ऑलराइट, जैसे मटेरियलिटी, रिस्क एंड स्टफ, लॉट्स ऑफ पॉइंट, असेट रिलेटेड कंट्रोल्स, लॉ एंड रेगुलेशन के कंप्लायंस के कंट्रोल्स, और देयर कैन बी मेनी थिंग्स। जहां पे आपको फास्ट लगे आप पॉज करके वो चीज पढ़ के फिर आप आगे बढ़ सकते हो। ऑलराइट, but yes, this I always say in my lectures also that this is an important question, and as we see it is over here in the RTP now. The review of internal controls will enable the auditor to know the areas where control is weak. Explain stating clearly the benefits of evaluation of internal control. As an auditor मैं entity का internal control system को evaluate क्यों करता हूँ?
बिकॉज बॉस आई वॉन्ट टू बी कॉन्फिडेंट एंड आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कहाँ पे एरर्स हो सकते हैं, कहाँ पे फ्रॉड हो सकते हैं। आई वॉन्ट टू डिसाइड मेरी ऑडिट टेक्निक्स मुझे क्या परफॉर्म करनी है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट ने अपनी ड्यूटीज कैसे फुलफिल की है। एंड देन अगर कुछ वीकनेस दिखती है आई कैन गिव देम रिकमेंडेशंस। तो आई कैन डिसाइड माई सैंपल साइज, आई कैन डिसाइड माई एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स। तो इसके लिए मैं इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करता हूं। ऑलराइट, सो इट इज अ वेरी क्लियर आंसर। बहुत सारे पॉइंट्स है, आप 4-5 पॉइंट्स याद रखोगे तो भी चलेगा। ओके, देन वी हैव दिस फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर इन दिस रिगार्ड। उसमें मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स के एग्जांपल पूछे गए, यानी कि मैनेजमेंट कौन सी टेक्निक्स यूज करता है, विच टेक्निक्स आर यूज्ड बाय द मैनेजमेंट टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, टू मैनिपुलेट द कंट्रोल्स, टू मैनिपुलेट द प्रोसीजर्स। कौन सी टेक्निक्स मैनेजमेंट यूज करता है। एंड काफी सारी टेक्निक्स है, फेक, अल्टर, ओमिट, ऑलराइट, एस्टिमेट्स को चेंज कर देना, अजम्पशंस को चेंज कर देना, रिकॉर्ड्स को अल्टर कर देना, फेक एंट्रीज पास करना, कुछ चीजों को ओमिट कर देना। लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन राइट ओवर हियर। 4-5 एग्जांपल भी याद रख लिए तो चलेगा। एग्जांपल्स ही है। देन अगर मैनेजमेंट एंड ऑडिटर के बीच में इफ देयर इज अ प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑडिटर, देन ऑब्वियसली दैट मींस दैट देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। तो एज एन ऑडिटर आपको कब लगेगा दैट मैनेजमेंट के आपके और रिलेशनशिप, आपके और मैनेजमेंट के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो कौन से प्रॉब्लम्स आपको लगेगा दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। सर जब वो लोग डेटा नहीं देते हैं या डिले करते हैं या हमें रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ऑब्वियसली बोलते जाओ, करेक्ट। So these situations can indicate the possibility of fraud. They have given many examples. You can remember 4 or 5 examples from that. Okay. Then chapter 6, audit in an automated environment. ये चैप्टर में तो गिन के 10-12 क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं एंड वो आपको क्लियर बाय आउट होने चाहिए, बात खत्म। करेक्ट। सो इसमें कोई आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, हेड पॉइंट सब पॉइंट आंसर लिख के खत्म कर देना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कंपनीज ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, तो उनके सिस्टम्स क्या है और उनका आर्किटेक्चर वगैरह क्या है, कौन से एप्लीकेशंस यूज करते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स ओवर देयर यू कैन पुट। देन एक आईटी की वजह से क्या क्या रिस्क आते हैं कंपनी के इंटरनल कंट्रोल में, ये एक्चुअली चैप्टर 4 का पैराग्राफ है दैट दे हैव पुट इट ओवर हियर। ऑलराइट, सिस्टम में इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग हो जाता है, गलत डेटा यूज हो जाता है, डेटा चेंज हो जाता है, ऑलराइट, मैनुअल इंटरवेंशन हो जाता है, ये सब जो रिस्क है, दोस रिस्क यू हैव टू एक्सप्लेन ओवर हियर, यू कैन गो थ्रू द एग्जांपल्स। ऑलराइट, ऑब्वियसली इफ यू आर एक्सप्लेनिंग, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मैं हर एक पॉइंट को पढ़ाऊं यहाँ पे, आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू इट, बट नॉट इन एन आरटीपी वीडियो। एक आरटीपी वीडियो का इंटेंशन आरटीपी वीडियो होता है, दैट इज रिविजन टेस्ट पेपर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ऑडिट सैंपलिंग का मीनिंग क्या है। सैंपल में 3 चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है, डिजाइनिंग ऑफ द सैंपल, साइज ऑफ द सैंपल एंड सिलेक्शन। ये 3 के ऊपर पॉइंट्स एक्सप्लेन करो। वैसे तो ये डिजाइन, साइज एंड सिलेक्शन इटसेल्फ कैन बी 2 to 3 क्वेश्चंस, करेक्ट, बट यहाँ पे एक एक लाइन लिखना है। एक तो ऑडिट सैंपलिंग का मीनिंग कि भाई इट इज नथिंग बट यस, हम लोग हमारी ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई कर रहे हैं टू लेस देन 100% ऑफ आइटम्स, बिकॉज वी वांट टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन द एंटायर पॉपुलेशन। सैंपल वेरीफाई करके हमें पूरे पॉपुलेशन के ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ करना है। ऑलराइट, सो मीनिंग ऑफ ऑडिट सैंपलिंग, तो पूरा डेफिनेशन तो टेक्निकली लिख सकते हो। एंड देन डिजाइन, जब सैंपल डिजाइन कर रहे हो तो आपको 2 चीजों का टेंशन होता है कि मैं कौन से पर्पस के लिए सैंपल बना रहा हूँ, आई मीन निकाल रहा हूँ, एंड पॉपुलेशन एग्जैक्टली किसके साथ डील कर रहा हूँ मैं। सैंपल साइज विल डिपेंड अपॉन कि आप कितना रिस्क एक्सेप्टेबल रख सकते हो। एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, सिलेक्शन इस तरीके से होना चाहिए दैट सैंपल जो है इट रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन अप्रोप्रिएटली। सो ये सब चीजें यहाँ पे है। सिलेक्शन ऑफ आइटम्स के वक्त एवरी आइटम शुड बी गिवन अ चांस ऑफ सिलेक्शन। तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है 1 लाइन में। सो इट इज अ वेरी क्लियर आंसर, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ ये लोग एक मेथड के बारे में बता रहे हैं। सैम्पलिंग मेथड्स में तो वैसे काफी सारी मेथड्स है। सो ये लोग एक मेथड के बारे में बता रहे हैं और उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। दे वांट यू टू गेस द मेथड। गेस करो। दिस मेथड इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट provided the population to be sampled consist of reasonably similar units and fall within a reasonable range, that it is suitable for a homogeneous population having a similar range। अगर large number of transactions है with a similar amount का range and कोई variety नहीं है, खाली large number of transactions है, correct। जैसे अगर मेरे पास 10,000 एडमिशन है और सेम टाइप ऑफ सेम फीस के एडमिशन है, then in that case ऑडिटर रैंडमली कहीं से भी पिक कर सकता है, तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग की टेक्निक को यूज कर सकता है। ऑलराइट, एंड देयर यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग वेयर एवरी यूनिट विल हैव एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। ऑलराइट, देन चैप्टर 8 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रेशियोज, कंपैरिजंस, ट्रेंड एनालिसिस। ये सब जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर को डिजाइन कर रहे हो तब कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्चुअल आंसर है ये,
ऑलराइट, कि भाई एनालिटिकल प्रोसीजर सुटेबल होगा कि नहीं होगा इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस। जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री आप वेरीफाई नहीं कर सकते विद एनालिटिकल प्रोसीजर, बट वैल्यूएशन कर सकते हो। देन जो भी मैं डेटा यूज करूंगा वेदर दैट विल बी रिलायबल और नॉट, करेक्ट। देन एनालिटिकल प्रोसीजर्स के वक्त जो मैं ट्रेंड एनालिसिस में एक्सपेक्टेशन सेट करूंगा वो एक्सपेक्टेशन रीजनेबल होनी चाहिए, थोड़ा रीजनेबली एक्यूरेट होनी चाहिए। एंड देन एक्चुअल आउटकम, एक्चुअल फिगर कैन बी लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड फिगर, बट वो लिटिल डिफरेंट तक मेरे को चलेगा, मींस फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बगैर थोड़े राउंडिंग ऑफ डिफरेंसेस आ रहे तो सो वो मुझे सेट करना चाहिए दैट हाउ मच डिफरेंस ऑफ अमाउंट इज एक्सेप्टेबल टू यू। सो देयर आर 4 पॉइंट्स ओवर हियर एंड एवरी सिंगल पॉइंट इटसेल्फ कैन बी अ सेपरेट एग्जामिनेशन क्वेश्चन, ऑलराइट। जैसे यहाँ पे जो 4 पॉइंट है उसमें से एक पॉइंट रिलायबिलिटी ऑफ डेटा का है, तो उसके ऊपर यहाँ पे अलग से क्वेश्चन है कि भाई डेटा कब रिलायबल होगा व्हेन यू आर यूजिंग इट फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, कि भाई अगर एक्सटर्नल सोर्स से आए तो बेटर है, डेटा कंपेरेबल हो तो बेटर है, एक लॉजिकल डेटा हो तो बेटर है, करेक्ट। एंड अगर डेटा बनाते वक्त मैनेजमेंट ने इफेक्टिव कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किया हो तो बेटर है। सो दीज थिंग्स विल हेल्प मी फॉर असेसिंग द रिलायबिलिटी, करेक्ट। सो ये सब क्वेश्चंस बहुत ही कंसेप्चुअल चीजें हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स के लिए। And again I am saying that these are all things that you should be prepared of. And let me tell you, RTP में सिर्फ एक दो क्वेश्चन ने मुझे सरप्राइज किया है, बाकी जो नॉर्मली मैं इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क करवाता हूँ वही एरियाज वी सी इन दिस RTP ओवर हियर, ऑलराइट। ये तो आई थिंक मे 18 का क्वेश्चन है जो उन्होंने प्रिंट कर दिया है। नेम द असर्शंस फॉर फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर्स, करेक्ट। तो जब आप असर्शंस यानी बेसिकली आप बैलेंस ट्रांजैक्शन के अंदर कौन सा एस्पेक्ट वेरीफाई कर रहे हो, तो टेल मी, अगर मैं ईयर एंड इन्वेंट्री वेरिफिकेशन कर रहा हूं तो मैं क्या वेरीफाई करने की ट्राई कर रहा हूं, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, कि इन्वेंट्री है कि नहीं है। जब मैं डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रॉपर्ली चार्ज्ड ऑन ऑल असेट्स देख रहा हूं, डेप्रिसिएशन तो वैल्यूएशन की चीज देख रहा हूं। टाइटल डीड्स जब देखता हूं डॉक्यूमेंट्स के बाय ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स, तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस देख रहा हूं मैं, करेक्ट। ऑल लायबिलिटीज आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो मैं कंप्लीटनेस की तरफ बढ़ रहा हूं, कहीं कोई ओमिशन तो नहीं है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर शोन प्रॉपर्ली, यानी कि जो डिस्क्लोजर्स प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर्स है दैट इज एडिक्वेट और नॉट। सो यू कैन सी द आंसर्स ओवर हियर, काफी आगे बढ़ गए हैं। यस, कौन सा असर्शन वेरीफाई करो, चैप्टर नंबर 9 में 2-3 पेज तक उन्होंने मस्त असर्शंस एक्सप्लेन किए हैं, बिकॉज अगर ये असर्शन ना आते हो आपको देन यू कैन नॉट गो अहेड इन चैप्टर नंबर 9। एंड चैप्टर नंबर 9 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इटसेल्फ कैन बी 10 to 12 मार्क्स इंपैक्ट वाला चैप्टर इन योर पेपर, बी केयरफुल, ऑलराइट। 10 मार्क्स का इंपैक्ट तो आता ही है। नाउ और ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके आई हैव अ सेपरेट रिवीजन वीडियो आल्सो दैट इज कमिंग अप वेरी शॉर्टली, विद इन नेक्स्ट वीक और सो, बाय दिस आफ्टर दिस आरटीपी वीडियो इज इशूड इज गोइंग टू कम अप, ऑलराइट। एंड काफी सारा शॉर्ट नोट्स मैंने बनाया हुआ है जो मेरे ऐप पे है, सो प्लीज एंश्योर दैट यू आर टेकिंग मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दैट एंड यू आर सिक्योरिंग योर 10 मार्क्स। कोई भी आइटम बेसिकली आपको दे देंगे, बोलेंगे इसका ऑडिट करो एंड स्टफ। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, few audit procedures you would adopt as an auditor to verify completeness assertion of export trade receivables। अरे कंप्लीटनेस यानी कोई ओमिशन तो नहीं, यानी आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना पड़ेगा। अब एक्सपोर्ट ट्रेड में ऑब्वियसली जो एक्सपोर्ट ट्रेड, ऑलराइट, तो सेल्स इनवॉइस, सेल्स ऑर्डर आया होगा, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे थ्रू विच आपको पता चले कि कोई ओमिशन तो नहीं है ना, करेक्ट। ये ट्रांजैक्शन वेदर दिस ट्रांजैक्शन कोई ओमिट तो नहीं किया गया है। एक्सपोर्ट ट्रेड तो सामने वाले इंपोर्टर ने आपको कुछ गारंटीज दी होगी, तो वो गारंटीज के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन वेरीफाई ओवर हियर। उन्होंने कितने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, स्टॉक रिकॉर्ड्स, ई वे बिल, कट ऑफ डेट, कि सही करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए चीजें, 31 मार्च तक का कट ऑफ, ऑलराइट। तो 2-3 पॉइंट्स तो कट ऑफ के ही है, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ऐसे पॉइंट्स, अकाउंटिंग के पॉइंट्स, डॉक्यूमेंट के पॉइंट्स, एंड नाउ स्पेसिफिकली उन्होंने कंप्लीटनेस असर्शन बोला हुआ है, तो फिर उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स देखोगे आप एंड स्टफ, यू हैव टू राइट दोस पॉइंट्स। कंपनी ऑडिट, कंपनी ऑडिट में बहुत ही क्लियर क्वेश्चंस हैं। एक तो ऑडिट कमिटी सेक्शन 177 एप्लीकेबिलिटी के ऊपर, ऑलराइट, जहाँ पे पेड अप कैपिटल हमें देखना होता है, टर्नओवर देखना होता है, लोन का फिगर देखना होता है, ऑलराइट। कोई एक फिगर भी, राइट, कोई एक फिगर भी अगर अपनी लिमिट एक्सीड कर देता है, जो भी लिमिट उन्होंने प्रिस्क्राइब की है, then in that case obviously the section becomes applicable audit committee under section 177 and they have explained it over here, look at this। पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर का लिमिट है, टर्नओवर का 100 करोड़ रुपीस मोर का लिमिट है। इफ यू सी ओवर ईयर पेड अप कैपिटल इज 9.8 करोड़, टर्नओवर, अच्छा ये कौन से ईयर का है, 21-22, और ये सब फिगर्स हमने को प्रीवियस ईयर फिगर से देखना है, तो 2021 के फिगर्स, और पेड अप कैपिटल 9.8 करोड़, टर्नओवर 98 करोड़, आउटस्टैंडिंग लोन्स फ्रॉम बैंक,
25 करोड़, लेकिन डिबेंचर्स का भी लायबिलिटी है। अब देखना ये है कि लोन्स डिबेंचर्स सब इंक्लूड करके करना है कि क्या करना है। ऑलराइट, ऑब्वियसली, ऑलराइट, आपको ये लायबिलिटीज इंक्लूड करनी है। लुक एट दिस, लोन्स और बोरोइंग्स और डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स, ऑलराइट, एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीस और मोर। Oh, so you have to see it in aggregate over here. Okay, and that you can see 25 plus 26, it is exceeding 50 crore rupees, and therefore audit committee provisions are applicable. Then next is on rotation of auditor का applicability प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। रोटेशन ऑफ ऑडिटर के केस में आपको देखना होता है पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, एंड देन बोरिंग्स का भी फिगर 50 करोड़ का देखना होता है आपको। सो लुक एट दिस ओवर हियर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, देन पेड ये पब्लिक बोरिंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल बैंक्स 50 करोड़ और मोर। यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल 49 करोड़ का है, लेकिन बोरिंग्स फ्रॉम बैंक्स 99 करोड़ है, and that is the reason that rotation of auditor will be applicable over here. All right. Enumerate the circumstances under which retiring auditor can be reappointed. Retiring auditor यानी existing auditor जिसका टर्म खत्म होने वाला था AGM में, वो reappoint हो सकता है provided वो disqualified ना हो and उसका टर्म expire ना हो as per rotation. Second, उसने unwillingness की notice नहीं दी है, he has not given a notice of unwillingness. And third, AGM में उसके against resolution pass नहीं हुआ है, correct, stating that he shall not be reappointed. तो ये तो क्लियरली सेक्शन दिया है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 ऑफ कंपनीज एक्ट, उसको कॉपी पेस्ट करके इधर प्रिंट कर दिया है, दैट्स इट। ऑलराइट, ऑडिट रिपोर्ट के केस में एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के एग्जांपल्स बताइए, ओपिनियन सेक्शन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो बताइए। दोस्तों, आई एम टेलिंग यू, इट इज माय रिक्वेस्ट कि आप ओपिनियन, एम्फोसिस ऑफ मैटर एंड स्टफ, प्लीज go through my videos and you will really enjoy it, and you will feel the difference that yes, अपने को ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर थोड़ा कंफर्ट आ गया। ऑलराइट, सो बाकी तो बहुत कुछ है इसके अंदर, which can be explained in just 10-15 minutes। बैंक ऑडिट के लेके वापस उन्होंने स्पेशल मेंशन अकाउंट्स के बारे में बताया, वो मैंने एमसीक्यू में कंसेप्ट क्लियर करवा दिया था कि स्पेशल मेंशन अकाउंट्स एक्चुअली एनपीए नहीं होता, बट इट हेल्प्स द बैंक टू ट्रैक द अकाउंट्स व्हिच आर शोइंग स्ट्रेस सिग्नल्स, करेक्ट। ओके, देन ओवर हियर 26B में एक इंटरेस्ट इनकम को लेके पॉइंट है, एक पढ़ते हैं, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। व्हाइल वेरीफाइंग इंटरेस्ट इनकम ऑफ अ मिड कॉर्पोरेट ब्रांच ऑफ एन अर्बन सेंटर having advances consisting of only cash credit limits, खाली कैश क्रेडिट लिमिट्स देके रखी है लार्ज बोरोवर्स को, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस शॉर्ट टर्म बोरिंग्स देके रखा है। It was noticed that advances of rupees 300 crores were outstanding as on the balance sheet date, carrying average rate of interest at 8% per annum. एवरेज इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम, एडवांसेस 300 करोड़ के आउटस्टैंडिंग थे। अच्छा, मतलब सबके सारे बोरोवर्स का कंबाइन करके बोल रहे हो, ओके। One article clerk in audit team makes quick back of the envelope calculations of interest income. Basically एवरेज बेसिस पे देख रहा है कि इंटरेस्ट इनकम कितना रिकॉर्ड होना चाहिए था, अभी 8% 24 करोड़ है। However, schedule of P&L shows interest income on advances of rupees 10 crores. Discuss any two probable reasons for such variation. ऐसे डायरेक्ट करके ऐसा P&L के साथ तो टैली नहीं हो जाएगा ना। एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, एडवांसेस आउटस्टैंडिंग 300 करोड़ के हैं, बट ऑब्वियसली एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम डिफरेंट बैलेंसेस रहेंगे। ऑलराइट, एंड दैट इज वाई जो इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज हुआ रहेगा, ऑब्वियसली वो इंटरेस्ट इनकम एग्जैक्टली तो 8% ऑफ 300 करोड़ नहीं होगा। सेकंड, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कैश क्रेडिट लिमिट्स वगैरह एनपीओ हो गए हैं, ऑलराइट, एंड दैट इज द रीजन दैट उनका जो इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज हुआ था उसको रिवर्स कर दिया गया, and because of that also we are not seeing the interest income of 24 crores. There can be more accounting reasons, उन्होंने दो बोले हैं, आप उनके रीड कर लेना reasons, but there can be more accounting reasons to this. Okay, 27, ये तो प्रॉपर चेकलिस्ट वाला आंसर है। ऑडिट ऑफ एडवांसेस में क्या क्या पॉइंट्स कवर करोगे? ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट के पॉइंट, अकाउंटिंग के पॉइंट, इंटरनल कंट्रोल के पॉइंट, वैल्यूएशन के पॉइंट, एनपीए के पॉइंट्स, आरबीआई गाइडलाइंस के पॉइंट, सो यू कैन राइट 6-7 पॉइंट्स एज सच। ऑलराइट, देन क्वेश्चन नंबर 28, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। बेटा चेकलिस्ट टाइप ऑफ आंसर है, कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करोगे? अकाउंटिंग का वेरीफाई करोगे। लुक एट दिस, होटल इंडस्ट्री का, होटल कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, एंड उनके पास जो फूड एंड बेवरेजेस है इन्वेंट्रीज में, उसका ऑडिट कैसे करोगे? उसका मेंटेनेंस कैसे होता है? रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन होते हैं? कोई डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है, डिफरेंसेस तो नहीं है, एक्सपायर्ड स्टॉक वगैरह तो कहीं एक्चुअल इन्वेंट्री तो नहीं दिखा दिए हैं, ऑलराइट, सो ये सब इन्वेंट्री को लेके। एंड देन एक ऑडिट ऑफ अ सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स है, उसका सेल ऑफ टिकट्स का वेरिफिकेशन, ऑब्वियसली इंटरनल कंट्रोल्स, प्रिंटिंग ऑफ द टिकट्स, नंबरिंग ऑफ द टिकट्स, शो वाइज टिकट्स, एंड देन अकाउंटिंग ऑफ दैट, एंटरटेनमेंट टैक्स जो उसके ऊपर होता है, ऑलराइट, एंड अदर डिफरेंट टैक्सेस, चार्जेस कैसे कलेक्ट होते हैं, उसका अकाउंटिंग कैसे होता है। यू कैन पुट ऑल दोस पॉइंट्स ओवर हियर। तो ये तो बेटा 4-5 पॉइंटर आंसर होता है। सो ऑल इन ऑल अ लेंथी आरटीपी,
Alright. And they've included many questions over here, but एक दो क्वेश्चन को छोड़ के not surprised with the quality of the questions. I'm very happy in fact that they have covered all the sensitive points जो main fulcrum points है चैप्टर के, जिससे एक्चुअली आप खुद को जज कर सकते हो whether you have revised the topics or not. Because इसमें जो points covered है अगर उतने भी रिवाइज नहीं हुए हैं, alright, and let us say अगर आपको 6-7 आंसर क्लिक नहीं हुए, then there is some issue. 1 or 2 answers if it did not click, it is okay. Alright. So all the best. I really hope that you pass audit with exemption. Alright, and join us for final CA level.